हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे भारत के प्राचीन इतिहास की क्लास 38 है और आज हम इस क्लास में भारत पर जो ईरानी और यूनानी आक्रमण हुए थे उनके बारे में देखेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जैन धर्म को कंप्लीट कर लिया था, तो आज इस क्लास में हमारा ये नया टॉपिक है जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे ईरानियों और यूनानियों के द्वारा। तो सबसे पहले हम ईरानी आक्रमण के बारे में देखते हैं। 518 ईसा पूर्व में 518 ईसा पूर्व में हकमानी वंश था। हकमानी वंश ईरानियों का वंश था और इस हकमानी वंश का एक राजा था साइरस द्वितीय। और साइरस द्वितीय ने भारत पर आक्रमण किया था, परंतु वो एक असफल आक्रमण था। उसके बाद 516 ईसा पूर्व में 516 ईसा पूर्व में भारत पर ईरानियों के द्वारा एक सफल आक्रमण हुआ था और यह सफल आक्रमण दारा प्रथम व डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था। और दारा प्रथम व डेरियस प्रथम उत्तराधिकारी था साइरस का। साइरस के उत्तराधिकारी दारा प्रथम व डेरियस प्रथम ने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था ईरानियों के द्वारा। उसके बाद आता है कि दारा प्रथम के 3 अभिलेख बताए जाते हैं और ये 3 अभिलेख हैं आपका बेहस्तीन अभिलेख, पर्सी पोलिस अभिलेख और नक्शे रुस्तम अभिलेख। और हमारा जो ये अभिलेख है बेहस्तीन अभिलेख की जो मिला था, ये मिला था हमें तक्षशिला से और ये अभिलेख पुराना बताया जाता है 1400 ईसा पूर्व। इन तीनों अभिलेखों से यह सिद्ध होता है कि सिंध के क्षेत्र पर भी दारा प्रथम का अधिकार था। सिंध व सिंधु के क्षेत्रों पर दारा प्रथम का भी अधिकार था। उसके बाद आते हैं कि दारा प्रथम ने सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र को सिंध के क्षेत्र को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था और यह क्षेत्र फारस का 20वां प्रांत व क्षत्रपी बन गया था। जो दारा प्रथम के जो टोटल कुल प्रांत बताए जाते हैं वो हैं 23 प्रांत। उसके बाद आते हैं कि जो ये ईरानी आक्रमण हुआ था, ईरानी आक्रमण के परिणाम क्या क्या हुए थे भारत में। भारत का जो पश्चिमतम एरिया है वहां पर ईरानियों के द्वारा जो आक्रमण किए गए थे, उस आक्रमण से क्या क्या परिणाम हुए थे। ईरानी क्षेत्रों में अरमाइक लिपि बोली जाती थी और ये कहा जाता है कि अरमाइक लिपि से ही एक नई लिपि की शुरुआत हुई थी भारत के पश्चिमतम इलाकों में और वो नई लिपि थी हमारी खरोष्टी लिपि। और खरोष्टी लिपि जो लिखी जाती थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सबसे पहला पॉइंट, एक नई लिपि की शुरुआत हुई थी जो थी हमारी खरोष्टी लिपि और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दूसरा पॉइंट है हमारा कि जब ईरानियों के द्वारा आक्रमण किए गए थे तो वहां पे व्यापार शुरू हो गया था और व्यापार शुरू होने की वजह से जो ईरानी सिक्के प्राप्त हुए थे और इनसे ये पता चलता है कि ईरान के साथ व्यापार भी चला था। फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, अशोककालीन स्तंभ। अशोक के द्वारा जो स्तंभ बनाए गए थे और विशेषकर जो स्तंभ थे वो घंटे के आकार के गुंबद, मतलब अशोक के द्वारा जो स्तंभ बनाए गए थे और जिनका आकार था घंटे के आकार के गुंबद, वो कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ इमारतें ऐसी बनाई गई थी जो ईरानी प्रतिरूपों पर भी आधारित थी। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट और फोर्थ पॉइंट है हमारा कि भाषा। लिपि खरोष्टी थी, परंतु लिपि का जो जन्म हुआ था, खरोष्टी का जो जन्म माना जाता है वो अरमाइक
अरामाइक लिपि से माना जाता है। तो कुछ ऐसे शब्द भी थे जो दोनों भाषाओं में या जो दोनों लिपियों में समांतर माने जाते हैं, तो भाषा के शब्दों में भी समानता मिलने लगी थी। तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि ईरानियों, जब भारत पर ईरानियों ने आक्रमण किए थे तो इसकी जो खबर थी वो यूनानी आक्रमणों के पास भी पहुंच गई थी। तो ईरानियों की सहायता से ही यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी मिल गई थी। मतलब ईरानियों की वजह से ही जो यूनानी शासक थे, यूनानी शासकों को भारत की जो अपार संपत्ति थी उसके बारे में पता चल गया था। फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा कि भारत में सिल्वर कॉइन, सिल्वर जिन्हें रजत सिक्के भी कहे जाते हैं, तो सिल्वर कॉइन का प्रचलन शुरू हुआ था जिन्हें सोगदोई या सिंगलोई सिक्के भी कहे जाते हैं। फिर आते हैं कि भारत में सोने के सिक्के भी चले थे और सोने के सिक्कों को डेरिस भी कहा जाता है। ईरानियों के द्वारा जब व्यापार हो रहा था तो कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे और इन सिक्कों को सिंगलोई सिक्के भी कहा जाता है। ईरानियों के द्वारा जो सिक्के प्रचलन में करे गए थे उन्हें सिंगलोई सिक्के भी कहे जाते हैं। तो ये था हमारा ईरानियों के द्वारा जो भारत पर आक्रमण किया गया था और उस आक्रमण के जो परिणाम रहे थे वो हमने इधर पढ़े हैं। उसके बाद आता है कि भारत पर यूनानी आक्रमण भी होने लगे थे और ये यूनानी आक्रमण भारत की जो संपत्ति थी, मतलब धन के लालच में यूनानियों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। और सबसे पहले जो यूनानी आक्रमण हुआ था वो अलेक्जेंडर तृतीय के द्वारा हुआ था, जिसे सिकंदर भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर को वैसे सिकंदर तृतीय, वो अलेक्जेंडर तृतीय कहा जाता है, परंतु इसे पश्चिमोत्तर एरिया में एशिया में सिकंदर के नाम से जाना जाता है। सिकंदर के जो पिता थे फिलिप तृतीय, सिकंदर के जो पिता थे मैसिडोनिया के राजा थे फिलिप द्वितीय, और फिलिप द्वितीय जो 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक बने थे और इनकी मृत्यु हो जाती है 336 ईसा पूर्व में। दोबारा से देखिए, सिकंदर के जो पिता थे वो मैसिडोनिया के राजा थे फिलिप द्वितीय, जो 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक बने थे और 336 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो सिकंदर जो था वो 20 वर्ष का था। तो सिकंदर 336 ईसा पूर्व में 20 वर्ष की आयु में मकदूनिया का शासक बन जाता है, मकदूनिया का राजा बन जाता है। सिकंदर की जो माता थी, सिकंदर की माता का नाम था ओलंपियास, और इनकी माता जो ओलंपियास थी ये एपिरस की राजकुमारी थी, एपिरस राज्य की राजकुमारी थी। 336 ईसा पूर्व में 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर जो थे वो राजा बन जाते हैं मकदूनिया के। उसके बाद 331 ईसा पूर्व में 331 ईसा पूर्व में दारा तृतीय को हराकर इन्हें एक उपाधि मिलती है, इन्हें एक नाम मिलता है और वो नाम था सिकंदर। पहले इन्हें अलेक्जेंडर तृतीय कहा जाता था, परंतु 331 में दारा तृतीय को हराकर इन्हें सिकंदर कहने लगे थे। सिकंदर के जो गुरु थे, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, और इनके गुरु के भी जो गुरु थे वो थे प्लूटो। मतलब सिकंदर के गुरु थे अरस्तु और अरस्तु के गुरु थे प्लूटो। उसके बाद आते हैं कि सिकंदर ने काबुल व सिंध के मध्य सिकंदरिया नगर की स्थापना करी थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सिकंदर ने
एशिया माइनर व तुर्की और इराक को जीतते हुए, मतलब सिकंदर की जो विजय अभियान था उस विजय अभियान में एशिया माइनर, तुर्की और इराक को जीतते हुए वह भारत की तरफ बढ़ा था। और जब सिकंदर भारत की तरफ बढ़ रहा था उस समय भारत में जो वंश चल रहा था वो आपका नंद वंश था, और नंद वंश का जो शासक था वो था धनानंद। तो क्वेश्चन ये आएगा कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में कौन सा वंश चल रहा था, तो भारत में नंद वंश चल रहा था, और नंद वंश का जो शासक था वो था आपका धनानंद। तो धनानंद के शासन काल में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 में, और इस आक्रमण का जो कारण था वो था धन का लालच करना, मतलब संपत्ति के कारण। जब ईरानियों के कारण यूनानियों को यह पता चल गया था कि भारत में अपार संपत्ति है, तो संपत्ति के लालच में ही यूनानियों ने भी भारत पर आक्रमण किया था। और सिकंदर जो भारत पर आक्रमण कर रहा था उसका जो मुख्य कारण माना जाता है वो है हमारा धन की लालच। उसके बाद आता है कि जब सिकंदर भारत में आए थे तो सिकंदर भारत में जिस पर्वत से होकर आए थे वो था आपका हिंदकुश पर्वत। हिंदकुश पर्वत से होते हुए खेवर दर्रे के रास्ते से सिकंदर सबसे पहले तक्षशिला पहुंचा था। उस समय तक्षशिला में जो राजा था वो था आपका आम्बी। आम्बी उस समय तक्षशिला का राजा था, और आम्बी और सिकंदर के बीच में जो युद्ध हुआ था वो आपका झेलम व चिनाब के मध्य पड़ता है। और आम्बी ने युद्ध से पहले ही ये कहा जाता है कि आम्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद आम्बी के बाद सिकंदर का जो युद्ध हुआ था, सिकंदर का युद्ध हुआ था पोरस के साथ, और पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर, पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है वो है हमारा वितिस्ता। और इस युद्ध को जो झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के साथ हुआ था, इस युद्ध को वितिस्ता की लड़ाई भी कहा जाता है, और इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, और इसे हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडेस्पीस भी कहा जाता है। तो सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के तट पर हुआ था, और उस युद्ध के जो नाम हैं वो हैं वितिस्ता की लड़ाई, झेलम का युद्ध और हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में पोरस पूरी वीरता के साथ लड़ा था सिकंदर के साथ, परंतु मेरूस के कहने पर पोरस ने आत्मसमर्पण कर दिया था। परंतु सिकंदर पोरस की बहादुरी से खुश हुआ था और पोरस को उसका राज्य वापस दे दिया था। पोरस को हराने के बाद सिकंदर ने ग्लोगनिकाय व कठ जातियों को पराजित किया था। इन जातियों को पराजित करने के बाद सिकंदर भारत के पूर्व हिस्से की तरफ बढ़ना चाहता था, परंतु व्यास नदी के तट पर पहुंचकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। व्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था, क्योंकि सिकंदर की सेना लड़ाइयां लड़ कर हार गई थी, थक गई थी, वे बीमारियों से ग्रस्त हो गई थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, यह बताइए सिकंदर की सेना ने या सिकंदर ने कौन सी नदी पार नहीं की थी? तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार नहीं की थी। उनका जो युद्ध हुआ था वो पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर हुआ था। फिर आते हैं कि सिकंदर ने ही सिंधु नदी को इंदस कहा था। सिंधु नदी को इंदस कहा गया था सिकंदर के द्वारा, और सिकंदर ने जो सिंध क्षेत्र है
सिंध क्षेत्र पर भी विजय प्राप्त की थी। सिकंदर के द्वारा जो क्षेत्र जीते गए थे, सिकंदर के द्वारा तक्षशिला क्षेत्र जीता गया था, झेलम क्षेत्र जीता गया था, चिनाब नदी के आसपास का जो क्षेत्र थे वो जीते गए थे, सिंध क्षेत्र जीता गया था। सिकंदर के द्वारा जो ये क्षेत्र जीते गए थे, तो सिकंदर ने इन जीते हुए क्षेत्र को ही जो जिनसे जीता था उन्हें ही बांट दिया था। जैसे सिकंदर ने जीते हुए क्षेत्रों को निम्नलिखित तरीके से बांटा था। जैसे सिंध व झेलम का जो भाग था, सिंध और झेलम का जो भाग था, जो क्षेत्र था, उसको दे दिया था उन्होंने आम्बी को, जो तक्षशिला का राजा था। फिर आते हैं झेलम और व्यास। झेलम व व्यास का जो भाग था, झेलम और व्यास का जो भाग था वो दे दिया था पोरस को। फिर आता है आपका सिंध का उत्तरी व पश्चिमी भाग। सिंध क्षेत्र का उत्तरी व पश्चिमी जो भाग था वो दे दिया था फिलिप को, और सिंध का जो निचला भाग था, सिंध का जो निचला भाग था वो दे दिया था पिथौन को। तो इस प्रकार सिकंदर ने अपने जो जीते हुए क्षेत्र थे उनको बांट दिया था। उसके बाद आता है कि सिकंदर की जो भारत की जमीन पर, भारत के भूभाग पर जो अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी वो थी पाटिल राज्य के विरुद्ध। पाटिल राज्य के विरुद्ध सिकंदर ने भारतीय भूभाग पर अंतिम विजय प्राप्त की थी। और सिकंदर भारत में 326 से 325 ईसा पूर्व के बीच में 19 महीने भारत में रहा था। तो 19 महीने सिकंदर भारत में रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे। सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे और ये 2 नगर हैं हमारे। पहला नगर है बू केफला, जिसे झेलम नदी के तट पर बसाया गया था। और ये कहा जाता है कि ये जो नगर था बू केफला सिकंदर ने अपने घोड़े की याद में इस नगर की स्थापना की थी। दूसरा नगर है हमारा निकया नगर, और निकया नगर को विजयनगर भी कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि पोरस के जीतने के बाद जब पोरस से सिकंदर जीत गया था तो सिकंदर ने एक नगर की स्थापना करी थी, और ये नगर है हमारा निकया नगर, जिसे विजयनगर भी कहा जाता है। उसके बाद सिकंदर जब सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया था, तो सिकंदर जब भारत से वापस जा रहा था तो 325 ईसा पूर्व में वापसी के समय सिकंदर की जो सेना थी वो 2 भागों में विभाजित हो गई थी। एक जो स्थल मार्ग से जा रही थी और दूसरी जो जल मार्ग से जा रही थी। तो जो जल मार्ग से सेना जा रही थी वापस, उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो था हमारा निर्याकस। मतलब सिकंदर की सेना 2 भागों में विभाजित हो गई थी, और जो सेना जल मार्ग से वापस जा रही थी उस सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे निर्याकस। और दूसरा भाग जो दूसरी सेना थी वो थी स्थल मार्ग से जा रही थी, और जो सेना स्थल मार्ग से जा रही थी उसका जो नेतृत्व किया जा रहा था वो किया जा रहा था क्रेटस के द्वारा। तो जब सिकंदर वापस जा रहे थे तो सिकंदर जल सेना के साथ नहीं स्थल सेना के साथ वापस जा रहे थे, और स्थल सेना के साथ वापस जाते समय, स्थल मार्ग से वापस जाते समय बेबीलोन नामक क्षेत्र पर सिकंदर की मृत्यु हो गई थी 323 में। जब सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 में, उस समय सिकंदर 32 वर्ष के थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत से जाते समय जो सिकंदर का और क्षेत्र था उसको सिकंदर ने अपने 3 गवर्नरों के बीच में बांट दिया था। उनमें से एक गवर्नर था सेल्यूकस
निकेटस, इनका एक गवर्नर था सेल्यूकस निकेटस। इस सेल्यूकस निकेटस के बारे में हम जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे तब इनका आता है उल्लेख। उसके बाद आता है कि जब सिकंदर भारत में आया था तो सिकंदर के साथ भारत के यूनानियों के कुछ लेखक भी आए थे, जो थे हमारे जैसे जो प्रथम लेखक था यूनानी लेखक वो था एरिस्टोब्यूलस। और एरिस्टोब्यूलस जो लेखक था, इन्होंने जो जिस किताब की रचना करी थी वो थी युद्ध का इतिहास। तो युद्ध का इतिहास जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी एरिस्टोब्यूलस के द्वारा। और जो फिर हमारे जो दूसरे यूनानी लेखक आए थे वो थे ओनोसेक्रेटस। और ओनोसेक्रेटस ने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी सिकंदर की जीवनी। तीसरे जो हमारे यूनानी लेखक हैं वो हैं निरियाकस। और निरियाकस ने जो बुक लिखी थी वो थी स्ट्रैब्रो और एरियन का विवरण किया था। और ये कहा जाता है कि जो निरियाकस थे यह सिकंदर की जो समुद्री सेना थी उसके एडमिरल थे। उसके बाद जब सिकंदर इतनी सारी लड़ाइयां लड़ रहा था उस समय बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। और इसी युद्ध की वजह से, इन्हीं लोगों के मर जाने की वजह से सिकंदर के खिलाफ कुछ महिलाओं ने शस्त्र उठा लिए थे। तो जो थी मशक-गण की, मतलब अश्वक राज्य की मशक-गण की महिलाओं ने, मतलब वो महिलाएं तो थी अश्वक राज्य की परंतु गण था मशक। तो मशक-गण की महिलाओं ने सिकंदर के खिलाफ शस्त्र उठा लिए थे। और ये शस्त्र उठाए थे क्योंकि युद्ध में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। सिकंदर ने जब भारत पर 326वां आक्रमण किया था और जब सिकंदर 325 में भारत में 19 महीने रहने के बाद भारत से वापस जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। और सिकंदर एक यूनानी आक्रमण था। और सिकंदर के इस आक्रमण से भारत में क्या क्या बदलाव रहे थे या इस आक्रमण के क्या क्या परिणाम रहे थे, इन्हें एक बारी देख लेते हैं। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था। पहला पॉइंट है हमारा, भारत और पश्चिम देशों के साथ व्यापार संबंध बढ़ गया था। मतलब जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उससे भारत के और जो पश्चिम देश थे उनके एक दूसरे के बारे में जानने लगे थे, जिससे इन दोनों देशों या इन दोनों क्षेत्रों के साथ व्यापार बढ़ गया था आपस में। दूसरा आता है कि भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश स्थापित हो गए थे। तीसरा पॉइंट है हमारा, व्यापार के लिए समुद्री व स्थलीय मार्ग खुल गए थे। जो व्यापार हो रहा था उस व्यापार के लिए समुद्री मार्ग व स्थलीय मार्ग भी खुल गए थे। फोर्थ पॉइंट है हमारा, भौगोलिक मार्ग में वृद्धि हो गई थी। मतलब लोगों की जो समझ थी वो भौगोलिक मार्ग को लेकर वो बढ़ गई थी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर, जो यूनानी मुद्राएं थी उनके अनुकरण पर भारत में भी अलूक शैली के सिक्के ढाले गए थे। मतलब भारत में भी अलूक शैली के सिक्के चलाए गए थे। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, कला व ज्योतिष के क्षेत्र में भी भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा था। सेवंथ पॉइंट है हमारा, गांधार व यूनानी कला शैली का विकास हुआ था। मतलब भारत में गांधार कला व यूनानी कला शैली का विकास हुआ था। एट्थ पॉइंट है हमारा, स्काईलैक्स जैसे यूनानी भारत की यात्रा पर आए थे। और स्काईलैक्स यूनानी ने ही भारत से पश्चिम देशों तक एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। नाइन्थ पॉइंट है हमारा,
भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में खरोष्टी नामक नई लिपि की खोज हुई थी। 10th पॉइंट है हमारा ईरानी सिक्के। ईरानी सिक्कों का प्रचलन हुआ था, मतलब ईरानी सिक्के शुरू हुए थे और वो ईरानी सिक्के थे हमारे सिंगलोई सिक्के। तो ये थे हमारे सिकंदर के आक्रमण के भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे। भारत जब सिकंदर ने 326 में भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत में कुल 28 ऐसे क्षेत्र थे, 28 ऐसे राज्य थे जो स्वतंत्र थे। तो वो हमारे जो 28 स्वतंत्र राज्य थे वो हैं, पहला जो स्वतंत्र राज्य था वो था तक्षशिला, दूसरा था शूद्रक, तीसरा था पटलेन या फिर पाटल, और पाटल ही सिकंदर के द्वारा अंतिम, जहां पर विजय प्राप्त करी थी सिकंदर ने अंतिम क्षेत्र पर, वो था पाटल। और फोर्थ था हमारा पुरु, पांचवा था आस्पेशियन, छठा था नीसा, सातवां था गुरेअंस, आठवां राज्य है पिलुकेला ओटिस, नौवां राज्य है अस्केनोस, 10वां राज्य है अरसेट्स, 11वां राज्य है संबोस, 12वां राज्य है सौदराई, 13वां राज्य था अगलसोई, 14वां राज्य है सिबोई, 15वां राज्य है गांडारिस, 16वां राज्य है ग्लोगानिकाय, 17वां राज्य है ओसेडिओई, 18वां राज्य है मलोई, 9वां राज्य है मोसिकनोस, 20वां राज्य है आवसेटेनोई, 21वां राज्य है जाथ्रोई, 22वां स्वतंत्र राज्य है फैगेला, 23वां है अद्रेसप्तेई, 24वां राज्य है अभिसार, 25वां है कैथेयंस, 26वां है सोफाइट्स, 27वां है मसनोई और 28वां है आत्सी कनोस। तो ये थे हमारे वह 28 स्वतंत्र राज्य जो थे जब सिकंदर ने भारत पर 326 में आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्लास जिसमें आज हमने ईरानी आक्रमण व यूनानी आक्रमणों के बारे में पढ़ा था। थैंक यू।